सुप्रभात बेटा, आप सब कैसे हो? बेटा, मैं हिंदी गद्य के चतुर्थ पाठ महादेवी वर्मा द्वारा रचित गिल्लू को आज पढ़ाऊंगा और एक बड़ी ही इंटरेस्टेड कहानी है और उससे एक बड़ी शिक्षा भी प्राप्त होती है। इन सब विषयों को हम सब अध्ययन करेंगे। उससे पहले बेटा हम महादेवी वर्मा के जीवन परिचय से परिचित होते हैं। तो आए शुरुआत करते हैं। महादेवी वर्मा पीड़ा की गायिका के रूप में सुप्रसिद्ध छायावादी कवियत्री हैं और छायावादी कवियत्री होने के साथ साथ एक उत्कृष्ट माने सर्वश्रेष्ठ गद्य लेखिका भी। मतलब यह गद्य और काव्य दोनों ग्रंथों में इन्होंने अपना भाव प्रकट किया, यानी कवयित्री होते हुए गद्य लेखिका भी हैं। तो इन्होंने गद्य और काव्य दोनों में लिखा। तो कहा महादेवी वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध हैं? पीड़ा की गायिका हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। ये हैं मीराबाई हैं, ये सब। तो ये पीड़ा की गायिका, सुप्रसिद्ध छायावादी, सुप्रसिद्ध माने सुंदर ढंग से प्रसिद्धि है ये इनकी कि यह छायावादी कवियत्री हैं। हिंदी काव्य को जो 4 भागों में बांटा गया, उसमें आधुनिक काल के जो 5 भाग हैं उन भागों में तो कहा कि ये छायावादी कवि। और यदि इसको गद्य में देखेंगे तो आप देखिए इधर लिखा हुआ है शुक्लोत्तर युग की लेखिका है। ठीक है बेटा। तो यदि गद्य का जो 6 विभाग है उसमें देखेंगे तो आप शुक्लोत्तर युग जो आएगा, भारतीय युग, द्विवेदी युग और शुक्ल युग, फिर शुक्लोत्तर युग। तो ये शुक्लोत्तर युग की लेखिका है। तो 2 युग आपको ध्यान हो गए। ये आपको इतिहास से प्रश्न बनता है यहाँ से कि महादेवी वर्मा किस युग की कवियत्री हैं, लगा दिया तो इसका मतलब है कि वह छायावादी। यदि पूछ लिया गद्य में कि वह किस युग की लेखिका हैं, लगा दिया, तो आपको लेखिका में क्या बताना है? शुक्लोत्तर युग। ठीक है, आगे चलिए। गुलाब राय जैसे शीर्षस्तरी माने सर्वश्रेष्ठ गद्यकारों ने लिखा है कि मैं गद्य में महादेवी का लोहा मानता हूं, यानी यह गद्य लेखकों में या लेखिकाओं में सर्वश्रेष्ठ और बड़ा मजबूत इनको लेखिका मानते हैं। कौन? गुलाब राय। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक संपन्न कायस्थ परिवार में हुआ था, जिसको श्रीवास्तव बेटा कहते हैं। जो लोग कायस्थ होंगे वो जानते होंगे। 1907 ईस्वी में। कब? 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद जिले में एक संपन्न परिवार में हुआ था। इंदौर में प्रारंभिक इन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के बाद यह क्रासवेद गर्ल्स इंटर कॉलेज जो आपके प्रयागराज में है, शिक्षा प्राप्त की। इनका विवाह 11 वर्ष की अल्पवायु में ही हो गया था, क्योंकि पहले ऐसे वैवाहिक कार्य होते थे जो बाल्यावस्था में ही अधिकतर होते थे। 11 वर्ष, 12 वर्ष, 8 वर्ष, इस तरह से विवाह होते थे। तो उसी की शिकारी ये भी थी। ससुर जी के विरोध के कारण इनकी शिक्षा में व्यवधान आया, परंतु उनके निधन के पश्चात उन्होंने पुनः अध्ययन प्रारंभ किया और प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में MA की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1965 ईस्वी तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्या के रूप में कार्यरत थी। सोचिए कि जिसके घर वाले शिक्षा नहीं प्राप्त करने दे रहे थे, लेकिन उनकी लगन, उनकी परिश्रम उन्हें आज की संस्थान पर महाविद्यालय है ना, प्रयाग महिला विद्यापीठ की ये प्रधानाचार्या रही। इन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्यता भी मिली। देखिए, राजनीति में भी इनको सम्मान मिला। और फिर ऐसे महान लेखिका और कवियत्री का देहावसान 11 सितंबर 1987 ईस्वी प्रयाग में ही हुआ। तो यानी ये जो हमारी प्रयाग की धरती है, इस
इसकी महानता जितनी भी कही जाए वो कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ कितने महान पुरुषों का अवतरण हुआ, जिन्होंने जन्म लेकर के, जिन्होंने अपने कर्मभूमि को मान करके, अब इनके लिए तो ये कर्मभूमि थी, जन्म ही सिर्फ नहीं लिया, लेकिन इनका जो कर्म था वो पूरा यहीं पर था। इसलिए कर्मभूमि के द्वारा, जन्मभूमि के द्वारा ऐसे महान विभूतियों का यहाँ जन्म हुआ। इसलिए कहते हैं कि ये जो प्रयाग की धरती है जिसमें हमारा आप सबका जन्म हुआ, कहा कि वह सब हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। ठीक है बेटा, तो ये संक्षेप में इनका जन्म स्थान और जन्म समय, सन और उसके बाद देहावसान की स्थिति थी। थोड़ा सा ये संक्षेप में विद्वानों ने दिया है, इसको भी पढ़ लीजिए। ये बड़ा ही सरलतम भाषा में दिया है। यहाँ पर ये मुख्य मुख्य विषयों को आप जीवन परिचय में इन विषयों को तैयार कर लेंगे तो फिर ये विस्तार में क्या है, कुछ जो इनके जीवन परिचय जुड़ी बातें, उसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। क्योंकि 3 नंबर का आपको जो जीवन परिचय आता है तो ये मुख्य है, उसके साथ साथ इसको भी आप तैयार कर लेंगे, पढ़ लेंगे तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि उनका जन्म स्थान, जन्म एवं मृत्यु का जो सन है वो नहीं भूलना चाहिए, माता पिता किस युग की लेखिका हैं, शैली कैसी है, भाषा कैसी है, तो ये महत्वपूर्ण विषय यदि आप स्मरण रखेंगे तो आपको ये कहानी जो इनके जीवन परिचय में दी हुई है इसको पढ़ करके आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगी। तो जन्म स्थान इनका फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, जन्म एवं मृत्यु सन 1907 में जन्म हुआ और 1987 में इनका देहावसान हो गया, यानी 80 वर्ष इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। पिता गोविंद सहाय, माता श्रीमती हेमरानी देवी शुक्लोत्तर युग की लेखिका थी और छायावादी युग की कवयित्री हैं। भाषा इनकी कैसी थी? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, यानी भाषा इनकी ध्यान रखेंगे आप कैसी है, खड़ी बोली है। शैली विवेचनात्मक, संस्करणात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक, चित्रात्मक और अलंकारिक है। ठीक है बेटा, आइए आगे देखते हैं। आगे इनका साहित्यिक परिचय है। महादेवी वर्मा गद्य का आरंभिक रूप इनकी काव्य कृतियों की भूमिकाओं में देखने को मिलता है। ये मुख्यतः कवित्री ही थी, फिर भी गद्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोटि के संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध एवं आलोचनाएं लिखी, ये आपको ध्यान रखना होगा। रहस्यवाद और प्रकृतिवाद पर आधारित इनकी छायावादी साहित्यिक हिंदी साहित्य की अमूल्य विरासत के रूप में स्वीकार किया गया। विरह की गायिका के रूप में महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है इतिहास की दृष्टि से, जो 5 नंबर का सवाल इतिहास में आता है। आधुनिक मीरा किसको कहा जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे महादेवी वर्मा को। और चांद पत्रिका नारी जगत के लिए सर्वश्रेष्ठ पत्रिका बन सकी थी। इन्होंने साहित्य के प्रचार प्रसार हेतु साहित्यकार संसद नामक संस्था की स्थापना की। इन्हें नीरजा काव्य रचना पर, शेख सरिया पुरस्कार यामा पर, ये काव्य ग्रंथ हैं। कविता संग्रह पर, यामा कविता संग्रह पर मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान प्राप्त हुआ। और कुमाऊं विश्वविद्यालय से इनको डिलीट की उपाधि, ये सबसे बड़ी उपाधि होती है बेटा किसी भी एक मानव जीवन में, जो एक शिक्षार्थी है, जो शिक्षा को ले रहा है, ये सबसे बड़ी उपाधि है। मानक उपाधि से विभूषित किया गया। तो इस तरह से इनको और भी पुरस्कार प्राप्त हुए। इनकी प्रमुख कृतियां हैं, निबंध संग्रह में क्षणदा है, श्रृंखला की कड़ियां हैं, अबला और शबला है, साहित्यकार की आस्था है। बेटा ये जो कृतियां हैं, कृतियों में निबंध है, संस्मरण और रेखाचित्र, ये गद्य विधाएं कहा जाता है, इसको मैं हमेशा बताता रहता हूं। तो इन गद्य विधाओं को भी आप स्मरण रखेंगे, क्योंकि इतिहास से जुड़ा हुआ जो प्रश्न होता है आपका 5 नंबर का गद्य का, 5 नंबर गद्य का और 5 नंबर काव्य का। तो कहा कि गद्य साहित्य के इतिहास से 5 नंबर में इन सभी रचनाओं को भी और इन लेखक और लेखिकाओं के भी जीवन परिचय से जुड़ा हुआ प्रश्न होता है, इसलिए इस पर भी विशेष ध्यान रखेंगे। इसको निबंध, संस्मरण और रेखाचित्र, जैसे हमने पूछ लिया स्मृति की रेखाएं किस विधा की रचना है, तो आप क्या लिखेंगे, संस्मरण। अतीत के चलचित्र, पथ के साथी मेरा परिवार, ये संस्मरण और रेखाचित्र के ग्रंथ हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे वह मेरा परिवार, ये रेखाचित्र के माध्यम से हम आप जो पाठ आगे पढ़ेंगे उस विषय को इसी से संकलित किया गया है। ठीक है बेटा,
तो ये था संक्षेप में इनका जीवन परिचय और इनकी रचनाएं। तो एक ऐसे महान कवयित्री, एक ऐसी महान लेखिका के जीवन परिचय को हम लोगों ने पढ़ा, जिन्होंने एक ऐसे मार्मिक भाव को प्रस्तुत किया है, प्रकृति का चित्रण किया है, जिसको पढ़ करके आपको एक नई शिक्षा मिलेगी, एक नई ऊर्जा मिलेगी। तो आइए देखते हैं वो कौन सी शिक्षा है, वो कौन सी ऊर्जा है। गिल्लू मेरा परिवार, जो इनका रेखाचित्र संस्मरण ग्रंथ है, उससे संकलित यह गिल्लू है, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको संदर्भ बता दें, जो विद्यार्थी नोट करते हैं वो नोट भी कर लें, ठीक है। पेंसिल रखा करिए, कॉपी रखा करिए, उसमें भी आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो ग्रंथ में नोट करके फिर उसको रब कर दीजिएगा। चले तो हम शुरू करते हैं। पहले संदर्भ बताते हैं। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य के गिल्लू नामक शीर्षक से संकलित है, जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र ग्रंथ मेरा परिवार नामक ग्रंथ से संकलित है या अवतरित है। ठीक है बेटा, आइए आगे अब गिल्लू को पढ़ते हैं। क्या बताया गिल्लू? देखिए, ये गिल्लू का जो भाव है वो गिलहरी से है। छोटा सा जीव होता है जो टिक 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 करता रहता है, वृक्षों पर इधर उधर उछल कूद करता रहता है, वो हमेशा चंचल रहता है, इसलिए तो उसको गिल्लू कहते हैं। तो हमारे जीव विज्ञान के प्राणियों ने उसका नाम रख दिया गिल्लू। यहाँ पर देखिए, लेखिका ने उसी गिल्लू को क्या स्थान दिया, उसके जीवन का महत्व क्या बताया, हम सबके लिए क्या उदाहरण है। ये बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा ही इंटरेस्टिंग, जिसको आप कहते हो, बड़ा ही आनंदमय जीवन के लिए एक बड़ा सुख प्रदान करने वाला ये जो भाव है। आइए इसको पढ़ते हैं। सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। सोनजूही का वृक्ष होता है, कहा कि उसमें सोनजूही, सूर्यमुखी आप कह लो, सोनजूही का एक जो वृक्ष है उसमें फूल खिला हुआ है। उसका जो फूल होता है वो पीले कलर का होता है, इसलिए जब उसका फूल निकला तो पीले कलर का था। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। कली का भाव है कि जो फूल के पूर्व भाग होता है, फिर धीरे धीरे वो विकसित होती है, फिर फूल बन जाती है। तो कहा कि उसमें एक पीली कलर की कली लगी हुई है। उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। ये कहानी का अंतिम भाग उन्होंने स्मरण कर दिया है यहाँ पर पहले ही, इसलिए थोड़ा सा ये अटपटा लगता है कि कहाँ से आ गया। जब आगे पढ़ेंगे तो ये आपको स्पष्ट होगा। ये गिल्लू के लिए वह संबोधित कर रही हैं। मैं आपको बता दूं, ये गिलहरी के लिए कहा जा रहा है, वह स्मरण करती हैं। क्यों ऐसा कहती हैं, ये भी आपके लिए भी हम छिपा कर रखेंगे, जिससे आपको कहानी पढ़ने में अच्छा लगे। उसे देखकर अनायासी, अनायासी माने अचानक ही, छोटे जीव का स्मरण हो आया। वो छोटा सा जीव कौन था? गिल्लू था, जो इस लता की सघन हरितिमा में छिप कर बैठता था। वह गिल्लू हमेशा इस लता की सघन हरितिमा में, सघन माने घनी, हरी छाया में, हरितिमा का भाव क्या है? इससे इसके हरे भरे जो वृक्ष होते थे, कहा उनकी घनी छाया में वो छिप कर बैठ जाता था। फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता है। ने कहा ना कि बड़ा चंचल होता है, कभी इधर कभी उधर टिक टिक करता रहेगा। तो वह उनके कंधे पर कूदकर पहुंच जाता था, इतना उनसे स्नेह करता था। एक छोटे से जीव से एक लेखिका को किस तरह का स्नेह था, उसको भी उनसे कितना स्नेह था। तब मुझे कली की खोज रहती थी। उस समय किसकी खोज रहती थी? उस कली की। पर आज किसकी खोज है? लघु प्राणी की। पहले इन लताओं से, इन सोनजूही के वृक्षों से हमें उस कली की खोज होती थी, फूल की खोज होती थी, और आज किसकी खोज हो रही है? उस छोटे से प्राणी की, क्योंकि वो इस संसार में नहीं है। ठीक है,
तो हम उन्हीं को देख करके या आभास करते, अनुभव करते हैं कि ये वही है। अब आगे आइए देखिए, परंतु वह तो अब तक इस सोनजोही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा, कौन जाने स्वर्णिम कल के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। यानी अब वो भाव को प्रकट करती हैं, लेखिका जी कहती हैं कि इस सोनजोही की कली को देख करके मेरे मन में एक स्वर्णिम कली खिल गई, एक स्वर्णिम भाव आ गया, बड़ा ही अलौकिक भाव आ गया। ऐसा लगा कि मानो कि जैसे वह बिल्लू मेरे सामने आ गया हो। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसी सोनजोही वृक्ष के नीचे ही जब वह मर गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसको दफनाया गया था, इसलिए ऐसा उसे उनको स्मरण आता है, ऐसा भाव उन्हें दिखता है। ये है प्रकृति और जीव से प्रेम का मतलब बेटा। बहुत बड़ी शिक्षा दिया है। आगे देखिए क्या होता है। अचानक एक दिन, अब यहाँ से कथा शुरू होती है, कहानी यहाँ से शुरू होती है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, क्या देखा कि दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंच से छुआ छुअली जैसा खेल के रहे, यानी बड़े आनंद के साथ, जैसे आप बालक मिल करके क्रीड़ा करते हैं, कहा उसी तरह से वे दोनों कौवे क्या कर रहे थे, चोंचों के माध्यम से छुआ छुअली का जैसे खेल कर रहे हों, लेकिन वो खेल नहीं खेल रहे थे। यह काग भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है। ये काग भुसुंडी है। ये काग भुसुंडी का भाव समझ रहे हैं ना? ये वही पक्षी है जो सीता जी के पैरों में चोंच मारा था। इंद्र पुत्र माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक भाव था कि इस पृथ्वी लोक पर यदि प्रभु का अवतार हुआ है तो मुझे भी जानकारी होनी चाहिए। इसी बात के परीक्षण के लिए वो बहुत ही कठिनाई में पड़ गया था। तो उस काग भुसुंडी ने क्या किया, सीता जी के पैरों में चोंच मारा, तो भगवान श्री राम जी ने एक सींग का बाण छोड़ दिया उसके पीछे। फिर पूरे ब्रह्मांड में दौड़ता रहा, लेकिन कोई नहीं बचा पाया। प्रभु के शरण में आया, तो जब वह प्रभु के शरण में आया तो प्रभु ने क्षमा तो किया, लेकिन उसकी दाहिनी आंख को मार दिया। इसीलिए आप देखते होंगे कि कौवा को एक तरफ से नहीं दिखता है, वह एक ही तरफ से देखता है। तो ये प्रभु का आशीर्वाद। दिखती तो आपको दोनों आंखें हैं, लेकिन एक आंख से वह नहीं देख पाता है, लेकिन चंचल इसीलिए बहुत होता है, वो इधर उधर देखता रहता है। तो कहा यह काग भुसुंडी भी बड़ा विचित्र पक्षी है। एक साथ समादरित है, एक साथ तो सम्मानित किया जाता है, दूसरी ओर अनादरित है, अति सम्मानित है, अति अवमानित है। उसका कारण क्या है कि हम आप पितृपक्ष में सबसे ज्यादा सम्मान कब मिलता है उसको, पितृपक्ष में, क्योंकि कहते हैं कि यह काग भुसुंडी हैं, हो सकता है हमारे पितर इन कौवे के रूप में आए हों, तो इसलिए ऐसे समय में इनको भोजन कराना, इनको दाना देना बड़ा ही शुभ माना जाता है। इसलिए इनको बड़ा सम्मान भी किया जाता है और इनको बड़ा आनंदित भी किया जाता है। यदि कौवा किसी के सिर पर बैठ जाए तो कहते हैं अरे बाप रे, उसकी मृत्यु हो निश्चित है और नजदीक है, ऐसा भाव प्रकट करते हैं। तो इसलिए वह अनादरित भी है। तो एक साथ समादरित भी है और एक साथ अनादरित भी है, अति सम्मानित है और अति अवमानित है। हमारे बेचारे पुरखे गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के रूप में, न हंस के रूप में। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। कितनी बड़ी बात को उन्होंने कहा कि यानी इन सभी बड़े पक्षियों के रूप में नहीं आते। हमारे पूर्वज किस में आते हैं? काक, काक माने कौवा। कहा कि अवतीर्ण होते, अवतरित होते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का जो मधुर यह संदेश देता है, इनके कर्कश स्वर ही में दे देना पड़ता है। यानी कभी कभी हमारी माताएं जो पुराने, अब तो नए विचारधारा की आ गई, यदि घर के ऊपर बैठता था तो लोग, यदि वो आवाज करता था तो कोई कहता था, वे आपस में बात करते, देखो आज कौवा बोल रहा है, नया मेहमान। उसी बात को यहाँ पर कहा कि दूरस्थ प्रियजनों को भी आने का वह मधुर संदेश देता है। इनके इस कर्कश स्वर में भी दे देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और कांव कांव करने की अवमानना के अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचना में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। यानी अब लेखिका आगे बता रही हैं
कि अभी तो ये कौवे का जो पुराण थी, जो कथा थी, ये तो हम सोच ही रहे थे, लेकिन इसमें अचानक बाधा आ गई। क्यों? क्योंकि मेरी दृष्टि कहाँ पड़ी? गमले और दीवार के, घर की दीवार के बीच में, संधि माने बीच में जो छिपा हुआ एक छोटा सा जीव था, उस पर मेरी दृष्टि गई। निकट जाकर देखा तो गिलहरी का छोटा सा बच्चा था, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा था, और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे थे, आहार माने भोजन, यानी उसको मार रहे थे, उसको चोंच से खींचातानी कर रहे थे, वही कर रहे थे जो भी उन्होंने इसके पहले कहा था, छुआ छुओली का खेल खेल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि वे दोनों कौवे उस जीव को मारने की कोशिश कर रहे थे। तो ये बड़ा अद्भुत एक लीला है, एक जीव के विषय में, प्रकृति के विषय में लेखिका क्या सोचती हैं, मनुष्य को क्या सोचना चाहिए। तो ये बड़ा एक विशेष ज्ञान आपको भी मिला होगा, और इस कहानी से भी एक आपको अभी और अलौकिक शिक्षाएं मिलेंगी। आगे देखिए क्या कहते हैं। काक द्वय की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राणी के लिए बहुत थे। काक द्वय माने दोनों कौवा, द्वय माने दो, काक माने कौवा। कहा दोनों कौवों के चोंच का जो घाव था, कहा वो छोटे से प्राणी के लिए बहुत बड़ा था, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले में चिपटा पड़ा था। निश्चेष्ट माने उसकी चेतना शून्य हो गया था, वो यानी जैसे कि वह मर गया, उसमें चंचलता नहीं रह गई थी। सबने कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अब वह उसको अपने घर उठा ले आती है, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन में मेरे मन नहीं माना, उसे धीरे से, हौले से माने धीरे से उठाकर अपने कमरे में ले आई, और फिर रुई से रक्त पूंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया, यानी फिर उसको दवा लगाई उन्होंने। इतना उनको उस जीव से स्नेह था। तो बेटा ये थोड़ा सा कहानी का भाव था। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। थोड़ा सा एक लाइन छूट गई। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गईं, क्योंकि वो निश्चिष्ट हो गया था। उसमें चंचलपन, उसका जीव बिल्कुल उसमें धड़क रहा था, न समझिए। कई घंटे के उपचार के बाद, उपरांत माने बाद, उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। यहाँ पर उस छोटे से जीव गिलहरी के जीवन चरित्र को बताया कि अब वह स्वस्थ हो गया। वह गिलहरी अब उनके उंगलियों को पकड़ने लगा अपने छोटे छोटे पंजों के माध्यम से, जो नीले स्वरूप वाली, नीले चमक वाली मोती के समान उसकी जो आंखें थीं। कहा वह उन आंखों से इधर उधर देख करके टहलने लगा। इस तरह से वह अपने भावों को प्रकट करने लगे। ठीक है बेटा, तो आज यहीं पर ही प्रथम भाग में इतना ही, उसके बाद फिर शेष में इस कहानी को हम पूर्ण करेंगे। ठीक है बेटा।